ईकेआई एनर्जी सर्विसेज इस कंपनी का परिचय देना जरूरी है, क्योंकि देश में अपनी तरह की ये एकमात्र कंपनी है। 2008 में इंदौर से इस कंपनी की हुई थी शुरुआत, और अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स जो प्रोजेक्ट लगते हैं उनको कार्बन सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड एडवाइजरी देने का कारोबार करती है कंपनी। इस कंपनी के 40 से ज़्यादा देशों में 3000 कस्टमर्स रहे हैं। 18 करोड़ से ज़्यादा का कार्बन क्रेडिट इस कंपनी ने सप्लाई किया है। 2021 में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का सेगमेंट भी इन्होंने शुरू किया, और 2022 में ये कंपनी बीएसई पर लिस्ट हुई है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के सीएमडी और सीईओ मनीष डबकारा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने एनर्जी मैनेजमेंट में मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आपने बीई किया है। सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर भी आप रहे हैं। आईआईएम अहमदाबाद से आपने पावर ट्रेडिंग और एक्सपर्ट्स का प्रोग्राम किया है। कार्बन क्रेडिट और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर आपको 14-15 सालों का लंबा गहरा अनुभव है। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले जरा एक बार हमारे दर्शकों को नतीजे बता दूं जो 10 फरवरी को आए हैं। थोड़ा समय हो गया। रेवेन्यू 40% घटकर आया है 406 करोड़। कामकाजी मुनाफा 78% घटा है 46 करोड़। मार्जिन 31% से घटकर सिर्फ 11.5% रहे, और मुनाफे में 76% की कमजोरी दिखी है, और यह है 38 करोड़। यानी कि हर एक पैरामीटर पर नंबर्स काफी कमजोर हैं। अब स्टॉक की परफॉर्मेंस भी अगर आप देखें तो स्टॉक आज भी 10% के निचले सर्किट पर है। पिछले 2 दिन से 20% घट रहा था। हाई बनाया है स्टॉक ने लगभग 2,964 रुपए का, और आज जो लो है आपके सामने स्टॉक का वो करीबन 632 रुपए के आसपास का है। तो मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। नतीजों पर मैं बात करूं उससे पहले जिस बड़े मुद्दे पर आपका स्टॉक गिरता नजर आ रहा है उस पर पहले बात की जाए। जैसा समझा जा रहा है कि आपके जो नए ऑडिटर्स हैं उन्होंने आपके रेवेन्यू रिकॉग्निशन के तरीकों पर सवाल उठाया है। उनका यह मानना है कि कंपनी जो रेवेन्यू अपना दर्ज कर रही है वो ज्यादा है, कम होना चाहिए। पहले ये समझाएं आपका क्या कहना है, ऑडिटर्स का क्या कहना है, और दोनों में विरोधाभास क्यों है? जी साहब, तो हमारे जो कोर बिजनेस है सर कि कार्बन क्रेडिट के हम एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं, जैसे सोलर पावर प्रोजेक्ट, विंड पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, एनर्जी एफिशिएंसी, मेट्रो से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। तो काफी सारे जो आपने बताया कि हमारे 40 से ज्यादा नेशन में 3,000 से ज्यादा क्लाइंट है। लास्ट मतलब ये फाइनेंशियल ईयर से हमने हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन चालू किया कि हम जो इन्वेस्टर्स हैं जो कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स, जिसमें बहुत ज्यादा फेमस जो है कुकस्टो, एनर्जी एफिशिएंट कुकस्टोज प्रोजेक्ट जो है, हमने उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया। हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट किया और काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लिए। तो एक्चुअली सर, पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ये वाली जो सर्विसेज है हमारी इसी साल से चालू हुई है। तो पुराने साल में कोई मतलब इस टाइप की सर्विसेज हमारी ना के बराबर थी। बहुत बहुत स्मॉल वॉल्यूम था बिजनेस का। तो जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस हमारा जो कोर बिजनेस है कार्बन क्रेडिट एडवाइजरी, कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइजरी सर्विसेज का, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो अब जो प्रॉब्लम आई है या मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट है थॉट प्रोसेस में, वो ऐसा रहा सर कि हमने काफी सारे कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, इन्वेस्टर्स से लिए हैं, सीएसआर में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जो कोर इन्वेस्टर्स हैं उनसे भी लिए। और उसमें दो पार्ट होते हैं हमारे। पहला है मैन्युफैक्चरिंग करना कुक स्टोर्स का, दूसरा है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना रूरल कम्युनिटीज में। और दूसरा पार्ट आता है सर इसका कि कार्बन क्रेडिट का प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन कराना, वेरिफिकेशन कराना, और उसको कार्बन क्रेडिट को सेल करके इंटरनेशनल मार्केट में हमारे क्लाइंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करके देना। तो जो पहला पार्ट है जिसमें कुकस्टो का मैन्युफैक्चरिंग होना, डिस्ट्रीब्यूशन होना, वो हो चुका है, उसका रेवेन्यू आ गया और वो हमने बुक किया। और ऑडिटर्स का ऐसा कहना है क्योंकि आगे की भी सर्विसेज उससे लिंक्ड है कि कार्बन क्रेडिट का प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन भी करें, वेरिफिकेशन भी करें, और उसके क्रेडिट जो सेल होंगे तब जाके हमें इसका रेवेन्यू रियलाइज या रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ये एक थोड़ा थॉट कॉन्फ्लिक्ट है। हालांकि जो हमारे इंटरनल एक्सपर्ट्स हैं, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स हैं, और जो रेगुलेशंस है हमारे इंडियस इंडिया जो हमारे रेगुलेशंस हैं उसको कैसे हम कॉम्प्लाई करें, बात चल रही है हमारे क्लाइंट्स के साथ में और एक्सपर्ट्स के साथ में। और बहुत जल्द हम ये जो कंफ्यूजन हुआ है इसे हम क्लियर कर लेने वाले हैं। तो कोर बिजनेस जो है सर कार्बन क्रेडिट मनीष का। जी, जो मैं समझ रहा हूँ, मनीष जी, एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए। जो मैं समझ रहा हूँ, आप जैसे ही पैसा आ रहा है आप उसको रेवेन्यू जी समझकर उसको आप अकाउंट कर रहे हैं, उसको इनकम के जी तौर पर ले रहे हैं, राइट? और जी। आपके ऑडिटर ये कहते हैं कि चूंकि वो रेवेन्यू तो आ गया, बात सही हाँ है,
लेकिन हाँ आप जो आगे सेवाएं देंगे वो आगे के समय तक देते रहेंगे, तो उनका ये कहना है कि जी आप टुकड़ों टुकड़ों जी में इसको जी जी जी। लीजिए, राइट, यही हमारे फर्क है, सर बराबर दो है। दो अच्छा दो समझिए चार्जेस आप, देते हैं। हाँ, जी एक सर। मिनट मेरा सवाल सुनिए, एक मेरा सवाल सुनिए, एक मिनट। जी अगर समझिए आप उनकी राय के मुताबिक करें जी। तो कितना फर्क पड़ेगा? आपकी राय के मुताबिक आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन करें तो क्या कोई बहुत जमीन आसमान का बड़ा फर्क है? सर फर्क तो ये है कि जब हमारा प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन और क्रेडिट इशू हो जाएंगे, जो आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हो जाएगा, तब हमें उसको रिकॉग्नाइज करना होगा एज कम्पेयर टू अभी। तो हमारे जो काम करने का तरीका और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हमने समझ के काम किए हैं, तो उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड करके किया था। एक है मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा पार्ट है, तो हमें फीस दो टाइप से मिलती है सर। एक तो रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन कराने की फीस अलग मिलती है, और हमारा मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन करने की फीस अलग मिलती है। तो दो अलग अलग हमारे रेवेन्यू सोर्सेस हैं, इसलिए दो अलग अलग रेवेन्यू को अलग अलग रिकॉग्नाइज करें, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन ऑडिटर्स का कहना है वो दोनों रेवेन्यू एक साथ बाद में जाके रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। तो बहुत जल्द सर ये वाला जो एक्सपेक्टेशंस है हमारे ऑडिटर्स की, उसे हम मीट करके आगे आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स और जो हो चुके तो हैं उसे हम बराबर करेंगे, हम्म, जिससे कि हमारा जो जी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जो मतलब हमने मैनेजमेंट ने, बोर्ड हम्म, ऑफ डायरेक्टर ने सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड के बेस्ट ऑडिटर्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए हमारा प्लान रहा है। और इसी के जी, चलते ओके। ऑडिटर्स आए हैं, और उनका अच्छा जो जो नहीं, ठीक है, बेस्ट वो ठीक है। प्रैक्टिसेस। मनीष जी, अब चलिए, अब चलिए मैं एक बार मैं आपके रिजल्ट पे आता हूँ। जी सडनली आपके रिजल्ट भी काफी कमजोर आए। पहले तो जी। दो चीज बताइए, क्या ये जो रिजल्ट्स आपके आए हैं, जो नए ऑडिटर से उनकी सलाह के मुताबिक आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं किया, इस वजह से आए, या पुराने सिस्टम से ही ये नंबर्स हैं? नहीं सर, ये वाले मतलब दो सिनेरियो रहे। एक तो हमने क्वार्टर वन में, क्वार्टर टू में और क्वार्टर थ्री में जो वॉल्यूम हमें सप्लाई करना था, जो हम हमारा कोर वर्क है कार्बन क्रेडिट जनरेट करना और उसे इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करना, तो हमारे जो क्वांटिटी थी कार्बन क्रेडिट की सप्लाई करने की वो बराबर रही। और लेकिन कार्बन क्रेडिट के जो मार्केट प्राइसेस है, इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस हैं, रशिया यूक्रेन वॉर के चलते, लो डिमांड होने के चलते, लो प्राइस एक्सपेक्टेशन मैं से उस पर भी बायर्स आऊंगा। की। एक मिनट, जी एक मिनट, मनीष जी सुनिए सुनिए। जी मुझे मेरे जो मैं पूछ रहा हूँ आप उसके जवाब दे दें, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उस हिसाब से आपसे लगातार पूछता रहूँ। पहले तो ये जी। बताइए, आपने नए सिस्टम से किया है कि पुराने सिस्टम से? सर पुराने सिस्टम से हुआ है, तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि हमारा जो कोर अच्छा, बिजनेस है पुराने सिस्टम एडवाइजरी से हुआ है, सर्विसेज का, अच्छा। उससे जी रिलेटेड है वो। जी जी जी, जी ठीक है, परफेक्ट। तो आपने पुराने सिस्टम से, जिसमें कि आप रेवेन्यू को तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, आपके हम्म। ऑडिटर कहते हैं कि अगले 4 6 8 क्वार्टर तक आप जब तक सर्विसेज दें उसमें हाँ धीरे धीरे करें। अगर हाँ। पुराने सिस्टम से आप रेवेन्यू को तुरंत रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तब भी अगर हम्म। आपकी आय 40% नीचे है, कामकाजी हाँ मुनाफा 80% नीचे है, मार्जिन हाँ 31 के 11% रह गए, मुनाफा हाँ। 75%, ये तो बड़ी चिंता की बात है फिर आपके शेयरधारकों के लिए। सर हमारे जैसे दो सर्विस वर्टिकल्स हैं। पहला सर्विस वर्टिकल है कि हमें एडवाइजरी सर्विसेज देना, तो वो जो हमारा बड़ा कंट्रीब्यूशन उसी से रिलेटेड है। ये वाला नया वर्टिकल ये साल में हमने स्टार्ट किया ओके। है, जिसमें हम ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारे क्लाइंट के लिए, जो बहुत छोटा वर्टिकल है, जिसके चलते हमारे ऑडिट्स के साथ में कॉन्फ्लिक्ट रही थॉट प्रोसेस में। तो अब जहां तक बात आती है कि जो हमारा कोर बिजनेस है, जो हम सालों से करते आ रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस क्यों कम है, उसका रीजन सर मेजर है रशिया यूक्रेन वॉर। हालांकि क्वार्टर वन क्वार्टर टू में जो उसका इम्पैक्ट तो था ही, लेकिन हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जिनके साथ में हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट थे, हमने वो सारी चीज उन्हें सप्लाई की और इसके चलते हमारे परफॉर्मेंसेस अच्छे रहे। लेकिन क्वार्टर थ्री में आके जो हमारे बायर्स हैं, उनके बजट कम है, उनके प्राइस एक्सपेक्टेशन क्रेडिट्स की कम है, इसकी वजह से जो क्रेडिट्स के मार्जिन है वो कम रहे। हालांकि हालांकि आगे चल के आप देखें, आगे आने वाले क्वार्टर्स या आगे आने वाले साल 2025, हम 2030 या 2050 तक की हम बात करते हैं इंटरनेशनल वॉलेंट्री कार्बन मार्केट या कॉम्प्लायंस कार्बन मार्केट की, तो सर उसमें 20 बिलियन से लगा के $500 बिलियन की मार्केट साइज होने का है। तो ये शॉर्ट टर्म इशू है सर। ये आगे आने वाले क्वार्टर्स में हाँ, जरूर तो ठीक बात है, तो ठीक बात है। तो प्रॉमिस इस क्वार्टर में थोड़ा डिमांड और प्राइसिंग का इशू आया है, जिस जी वजह से सर। नंबर्स भी कम है, और वो भी तब जबकि आपने पुराने सिस्टम से ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया। जी जी ठीक है, 2030 2050 तक हम समझ रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट और जीरो कार्बन और वो सारा दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज को लेके बड़ा उत्साह है, होंगे जी भी। लेकिन जी बात ये कि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं
वो हर रोज भी शेयर का दाम देखते हैं, हर क्वार्टर आपकी जी कंपनी की जी परफॉर्मेंस देखते हैं। अब मुझे बताएं कि ये जो परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में खराब हुई, क्या ये जी अगले क्वार्टर में सुधर जाएगी या और वक्त लगेगा लंबा? सर, 1 से 2 क्वार्टर हमें एक्सपेक्टेड है कि 1 से 2 क्वार्टर में ये जो इंटरनेशनल कार्बन मार्केट, जो इंटरनेशनल वॉलेंट्री कार्बन मार्केट में उथल पुथल जो हुई है, उसके चलते 1 से 2 क्वार्टर में ये सारी चीजें फिक्स हो जाना चाहिए। और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्रेडिट जो हम मार्केट में लेके आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कम्युनिटी बेस्ड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में, तो हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस ग्लोबल लेवल पे सर बहुत स्ट्रांग है। ओके। अच्छा सर, अब ये बताएं कि चूंकि आपके शेयर होल्डर्स थोड़े परेशान हैं, स्टॉक लगभग लगभग आप देखिए 3,000 से 600 रुपए के आसपास आ गया है, राइट? अब वो समझना चाहते हैं कि जो ऑडिटर्स के कंसर्न हैं एक तो, और दूसरा साथ साथ में बिजनेस का माहौल भी थोड़ा सा बिगड़ता दिख रहा है। तो बिजनेस का माहौल तो आपके हाथ में नहीं, जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन ऑडिटर्स के जो कंसर्न हैं वो तो आप ठीक कर सकते हैं। जी उसके लिए क्या बिल्कुल। करेंगे? जो ऑडिटर कह रहे हैं उसी फॉर्मूले पर जाएंगे आप, कि भाई ठीक है आप कह रहे हैं कि हम इस जब पैसा आ रहा है तब नहीं, साल 2 साल जब सर्विसेज पूरी कर लें तब उसको रेवेन्यू को तौर पे, कमाई के तौर पर माने, या फिर आप ऑडिटर बदलने का विचार कर रहे हैं? कैसे करेंगे इसको, इस मुद्दे को हैंडल कैसे करेंगे? नहीं सर, ऑडिटर बदलने का या चेंज करने का कोई विचार नहीं हमारा। जो ऑडिटर हैं वो सबसे बेस्ट हैं वर्ल्ड के, उनके साथ में हम काम करेंगे। दूसरी जहां तक बात है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, वो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट से ड्रिवन होती है। और कॉन्ट्रैक्ट में जो भी क्लॉजेज लिखे हैं जिसके चलते ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, वो क्लॉजेज को हम क्लाइंट के साथ और हमारे इंटरनल एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ में बैठ के इसको अपडेट कर लेंगे हम जल्द से जल्द। तो ये आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर में ये वाली कॉन्फ्लिक्ट भी दूर हो जाएगी। ठीक बात है। चलिए, ऑडिटर्स भी आप रखेंगे और जो ऑडिटर्स की सजेशन है उस हिसाब से। अच्छा, और आपने ये भी कहा कि 2 एक क्वार्टर, 2 अगली तिमाहियां खराब जाएगी, तो यानी कि क्या समझा जाए कि अगला वित्त वर्ष जब शुरू होगा उसके आखिर के 6 महीने, यानी कि समझिए आप अक्टूबर 2023 से लेके मार्च 2024, इस क्वार्टर से परफॉर्मेंस सुधरने की उम्मीद रखी जाए, या अगला फाइनेंशियल ईयर थोड़ा मुश्किल भरा रहेगा कंपनी के लिए? नहीं सर, सेकंड हाफ हम एंटिसिपेट करते हैं कि काफी स्ट्रांग रहेगा। फर्स्ट हाफ, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में प्रोबेबली क्वार्टर 1 या क्वार्टर 2 तक में तो बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो जाना चाहिए हमारे इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स में। लेकिन जो हमारा सर जो काम रहा है कि कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट को जनरेट करना, क्रेडिट्स का वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन कराना, उसमें हमारी बड़ी स्ट्रांग पाइपलाइन है। तो जैसे ही ये डिमांड वापस से आएगी, हमारे परफॉर्मेंसेज जो हैं, जो पुराना लास्ट 7-8 क्वार्टर में जो हमारे परफॉर्मेंसेज रहे हैं, उतना या उससे ज्यादा सरपास होना चाहिए। ठीक बात है मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नतीजों पर साथ ही ऑडिटर्स की चिंताओं पर अपने शेयर होल्डर्स को आपने एड्रेस किया, आपने अपने तरीके से जवाब दिया, और साथ ही आउटलुक भी आगे बताया कि किस तरह से आगे सिचुएशन रहेगी, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुधारने के लिए जो आप काम करने जा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उसका असर जरूर दिखे और आपके शेयर होल्डर्स सेटिस्फाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज हमें समय देने के लिए।